नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्या देशद्रोह को मुद्दा बनाकर राजनीति अभी भी चल रही है? एक और विपक्ष धर्मगुरुओं का साथ हासिल कर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं संघ भी खुलकर इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर कर रहा है। इशारों में संघ सरकार के साथ खड़ा दिख रहा है। सवाल अब ये कि क्या दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी, हम बात करेंगे, लेकिन सियासी फायदे के लिए देशद्रोह को क्या मुद्दा बनाया जा रहा है, ये सवाल आज की हमारी चर्चा का। धर्मगुरुओं का सवाल कर विपक्ष क्या आग में घी डाल रहा है? क्योंकि जमीयत का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ, देशद्रोह के नाम पर मुद्दों से ध्यान भटकाने की क्या कोशिश है? क्या ये सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है? अहम मुद्दे हैं बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। दूसरे विश्वविद्यालयों में भी देशद्रोह पर दंगल शुरू होगा, जैसा कि जेएनयू में शुरू हुआ और जिस तरह से चौतरफा जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष को समर्थन मिला। संघ के खुलकर साथ सियासी टकराव क्या और भी बढ़ेगा? ये तमाम कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल एक और भी है। वो सवाल ये कि क्या अब देशद्रोह का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? वो सवाल ये कि क्या अब कुछ लोगों को देशद्रोही मानकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? क्या देशद्रोह को मुद्दा बनाकर सियासत की जा रही है? विपक्ष क्यों धर्मगुरुओं का साथ हासिल करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? के खिलाफ है। देशद्रोह पर अभी देश में बहस बाकी है। विपक्ष दंगल के लिए आमादा है। सरकार झुकने के मूड में नहीं, तो देशद्रोह के बहाने विपक्ष सेकुलरिज्म का राग अलाप रहा है। जहां दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच का इस्तेमाल सरकार को घेरने के लिए हुआ, तो वहीं राजस्थान के नागौर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा विचार मंथन में मगन है। देशद्रोह पर सरकार के समर्थन का इशारा है। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में मुस्लिम और ईसाई धर्मगुरुओं के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश पढ़ा, तो सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने भी मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई। ईसाई धर्मगुरु जॉन दयाल ने देश में मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों को देशद्रोही बताने की मुहिम चलाने का आरोप लगाया। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। फिरकावाराना ताकतें एक गहरी साजिश के तहत मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ रही हैं और मुल्क में नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं। सवाल इनसे हट के, ताकि आप सवाल इस पे ना पूछे, उनसे गिरेबान पकड़ के ना पूछे कि क्या हो रहा है, मेरा पैसा कहाँ है, मेरा खाना कहाँ है, मेरी आजादी कहाँ है। आप इससे ना पूछे, बहाना कहीं और जाता है। हमको आपको सारों को देशद्रोह करा दिया जाता है। आज सिर्फ सेकुलरिज्म नहीं, हमारे जमहूरियत का भी गला घोटा जा रहा है। लोकसभा के अंदर बाहर आवाज उठाने से मना किया जा रहा है। सेडिशन कानून लगाया जा रहा है। हम आपसे ये कहते हैं, ये लड़ाई हम सब एक साथ लड़ेंगे। राजस्थान में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में संघ नेता भैयाजी जोशी ने देशद्रोहियों के खिलाफ लामबंद सियासी दलों पर जमकर कटाक्ष किया। नागौर में भैयाजी जोशी ने अपने प्रतिवेदन में कहा, जिस तरह से विश्वविद्यालयों में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, वो चिंता का विषय है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारी चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे राष्ट्र विरोधियों के साथ हैं और ऐसी शक्तियों ने इन विश्वविद्यालयों को अपना केंद्र बना रखा है। जहां तक उनका गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, वो एक तो अज्ञानजन्य है या मूर्खतापूर्ण है। आरएसएस को नहीं जानते हैं इसलिए है, और वो घबराहट है उनके मन में, उसका ये परिचायक है। तो क्या सियासी फायदे के लिए देशद्रोह जैसे संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल हो रहा है? क्या विपक्ष इस सरकार के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल पर आमादा है? तो उधर केंद्र सरकार पर आरोप है कि क्या अलग विचारधारा रखने वालों को देशद्रोह के कलंक से गुजरना होगा। सवाल ये भी कि इस मुद्दे पर कब तक सियासी आग भड़केगी और राजनीतिक रोटी सेकी जाएगी। नागौर से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
इस वक्त हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं, वरिष्ठ जन हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी, धन्यवाद डॉक्टर पात्रा। डॉक्टर राकेश सिन्हा, संघ विचारक, धन्यवाद सिन्हा साहब। हमारे साथ डॉक्टर जॉन दयाल, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन, धन्यवाद डॉक्टर जॉन। हमारे साथ रागिनी नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस, धन्यवाद रागिनी जी। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद। नोमानी साहब, ये जो कार्यक्रम आपने किया, ये सामाजिक था या राजनीतिक? ये मूल रूप से सामाजिक कॉन्फ्रेंस थी और उसमें सांप्रदायिक सौहार्द ही जो है उसका शीर्षक था। लेकिन आपने बुला तो तमाम राजनीतिक दलों को ले लिया वहां पे। कांग्रेस गुलाम, ऐसा लगा कि ये जमीयत उलमा हिंद का कार्यक्रम नहीं था, ये कांग्रेस का गुलाम नबी आजाद का कार्यक्रम। नहीं, देखिए, आप अगर जमीयत उलमा का आप इतिहास को देखें तो जमीयत उलमा जो है राजनीतिक पार्टी के जो है प्रतिनिधियों को, नुमाइंदों को भी जो है वो बुलाती रही है शुरू से। जो है कांग्रेस को बुलाती है? नहीं, बीजेपी का कौन प्रतिनिधि था नोमानी साहब? देखिए, बीजेपी से जो है शुरू से जो है जनसंघ और बीजेपी से जमीयत उलमा का वैचारिक जो है मतभेद रहा है। लेकिन और सरकार से भी मतभेद है आपका? अन्य पार्टी, देखिए, सरकार जो है, सरकार के किसी नुमाइंदे को आपने क्यों नहीं बुलाया? देखिए, वो जो है वो सबको वो बुलाना चाहिए था और ये बात जो है वो रखनी चाहिए उसमें। लेकिन यह है कि चूंकि जमीयत उलमा अभी तक जो ये महसूस कर रही है कि जो है वैचारिक जो है मतभेद है और हम जो है वो लगता नहीं है कि एक जगह जो है वो खड़े हो जाएंगे। लेकिन नौमानी साहब, अगर आपका मतभेद है, अगर आपको कोई परेशानी है तो सरकार के नुमाइंदे को बुलाते, अपनी बात, आपकी बात तो तुरंत सरकार तक पहुंचती। लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आपके कार्यक्रम में नहीं, आपने आमंत्रित तक नहीं किया। नहीं, वो लोग मिलते रहे हैं और अभी जो है 2-3 दिन पहले जो है गृह मंत्री हमारे जो है मौलाना महमूद मदनी साहब जो है वो मिल चुके हैं और दूसरे लोग भी मिलते रहे। ये कोई ऐसा जो है मुद्दा नहीं है। ये जो अन्य लोगों ने जो बातें कही है वो जो है वो कॉन्फ्रेंस की जो है वो मूल बात नहीं है। हम जो है सांप्रदायिक सौहार्द को, उसका जो ताना बाना जो है बिगड़ रहा है और जो लोग जो है वो कटु भाषा का और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उससे जो है वो समाज में एक तरह का जो भय और डर पैदा हो रहा है, उसको लेकर जो है कॉन्फ्रेंस में जो है वो ज़्यादा बात हुई है। तो जो ये देखिए, उसका जो है वो घोषणा पत्र है, उसमें उसको लेकर ये बात नहीं कही गई। हमने मुद्दा जो उठाया है वो केवल जो है सांप्रदायिक सौहार्द को लेके और उसमें ये बात नहीं है जो देश दरों को लेकर जो है, और जो दूसरे मुद्दों को लेकर। अच्छा मुद्दा था आपका नोमानी साहब। हमने उस घोषणा पत्र में देशद्रोही की बात जो है जॉन दयाल वगैरह ने आप जो कही है वो उसमें नहीं है। लेकिन यह है कि जो आदमी जो है किसी पार्टी का, संगठन का या जो विचारधारा का जो है विरोध कर रहा है, उसको जो है देशद्रोही जो है वो बताने की कोशिश हो रही है। लेकिन जहां तक राष्ट्रवाद का जो है मुद्दा है, उसमें हमें नहीं लगता है कि राकेश सिन्हा या जो है जो संबित पात्रा से हम बहुत ज्यादा जो अलग हैं। ठीक है, हम जो है देश आधार पे जो है वो बात करते हैं। नोमानी साहब, और मौका देंगे आपको, आपने बहुत बोल लिया है। डॉक्टर संबित पात्रा, जिस तरह से अब्दुल हमीद नोमानी कह रहे हैं विरोधी, तो क्या आप अपने विरोधियों को देशद्रोही कहते हैं? नहीं, हम अपने विरोधियों को देशद्रोही नहीं कहते हैं। हम उन लोगों को देशद्रोही कहते हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के 100 टुकड़े होने चाहिए। हम उन लोगों को देशद्रोही कहते हैं जो ये कहते हैं ये जंग जारी रहेगी तब तक जब तक कि हिंदुस्तान की बर्बादी ना हो जाए। हम उन लोगों को देशद्रोही कहते हैं। और जहां तक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने संसद में कहा था कि अगर मुझे गिरा के भी आपको राह मिलती है तो चलता है, मुझे गिरा के राह बना लो। मगर उसका मतलब ये नहीं है, कांग्रेस ने उसे उल्टा समझ लिया है। अगर आईएस भी, मुझे तो कभी कभी कांग्रेस पे शक होने लगता है कि कल को अगर सीरिया में आईएस बुला लेंगी तो सोनिया जी, राहुल जी वहां पहुंच जाएंगे और वहां बोलेंगे कि मोदी हटाओ, ये आईएस बहुत बढ़िया है। हम लोग देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे देश में मोदी जी देश के नब्ज को दबा दे रहे हैं, गले को दबा दे रहे हैं। आईएस से हम गुहार करते हैं कि वो आके हिंदुस्तान को बचाए। इनकी हालत इस प्रकार से हो गई है। अच्छा है, ये एक्सपोज हो रहे हैं, समय रहते ये इस प्रकार से एक्सपोज हो रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। यही जब पानी घुस जाता है ना देशद्रोहियों के बिलों में, तब उनमें भय और आतंक फैलता है और तब वो बिलों से बाहर आते हैं। ये बिलों से बाहर आने की प्रक्रिया चल रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। रागिनी जी,
जमीयत का एक कार्यक्रम होता है, जमीयत के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात वहां पर कर रहे थे, कोई देशद्रोह का मुद्दा नहीं है। आपके एक बड़े नेता जाते हैं, आपकी पार्टी अध्यक्ष का संदेश सुनाते हैं और उसे पूरा राजनीतिक रंग में रंग देते हैं और उसे एक अलग दिशा प्रदान कर देते हैं। क्या ये एक दूसरे सामाजिक संगठन के सम्मेलन का इस्तेमाल आपने, गुलाम नबी आजाद ने, कांग्रेस ने, रागिनी जी नहीं किया? और अगर किया तो क्यों किया? देखिए, जमीयते उलेमाए हिंद एक कार्यक्रम का आयोजन करें, आयोजनकर्ता होने के नाते वो किसे बुलाते हैं किसे नहीं बुलाते ये उनका प्रेरोगेटिव है, उनका डिस्क्रेशन है, और मुझे लगता है नुमानी जी ने उस पर जवाब दिया। लेकिन यदि एक सामाजिक संस्था ये सोचती है, एक संगठन ये सोचता है कि सामाजिक सौहार्द को रोकने वाली एक विचारधारा है और उसका प्रसारण और उसको प्रचारित करने वाली एक दूसरी विचारधारा है और हम उस दूसरी विचारधारा के साथ खड़े हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। नुमानी जी ने एक बात बहुत स्पष्ट तरह से कही कि उनकी जो विचारधारा है वो संघ की विचारधारा से मेल नहीं खाती, खा भी नहीं सकती है। सावरकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इस देश में टू नेशन थ्योरी की बात की। संबित पात्रा जी आज देश प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन देश को खंडित करने की बात सबसे पहले सावरकर जी ने की और जमीयते उलेमाए हिंद कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर टू नेशन थ्योरी का विरोध करती रही। एक बात और बता दूं आपको, आरएसएस पर जब बैन लगाया सरदार पटेल जी ने, तो उन्होंने उसको लिफ्ट करने की शर्त रखी कि इनके कार्यक्रमों की परिधि केवल सांस्कृतिक होगी। लेकिन आज जब भैया जी जोशी जैसे बड़े संघ के नेता सरकार के कान उमेटते हुए नजर आते हैं और ये फरमान देते हैं कि आज आपको देश में उग्र राष्ट्रवाद भड़काना होगा, देश प्रेम बनाम देशद्रोह की लड़ाई को शैक्षणिक संस्थानों तक ले जाना होगा, तो मुझे लगता है कि ये आरएसएस जिसे सांस्कृतिक संगठन होना था वो अपने ही संविधान को संबित जी, आप रागिनी जी की बात का जवाब देना चाह रहे हैं, आपको हम आपके पास आएंगे। रागिनी जी, जरा आपत्ति है इस बात पर कि रागिनी जी लंबी करेंगे बहस। और स्टूडेंट्स रागिनी जी पूरी बात आपकी सुनेंगे, आपकी पूरी रागिनी जी कोशिश करते हैं, उसे मैं नकारती हूं। रागिनी जी, राकेश जी, जो सवाल हम जमीयत पर उठा रहे हैं, हम आपसे जरूर आते संघ पर, लेकिन जो रागिनी जी ने बात कही है उसका जवाब सर दे दीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा को अधिकार है किसी प्रकार का सम्मेलन करने का, किसको बुलाते हैं, लेकिन उस मंच का जो दुरुपयोग, मैं नहीं कहूँगा दुरुपयोग, बहुत छोटा शब्द होगा। एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता ने जो संदेश पढ़ा, उस संदेश में आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से करते हैं। वे आज कहते हैं आरएसएस और आईएसआईएस से है। इसके पहले एक इतिहासकार इरफान हबीब ने ऐसे ही कहा था, वो आइसोलेट हो गए। यह कांग्रेस की उस हकीकत का बयान करती है कि कांग्रेस एक विचारहीन, दृष्टिहीन पार्टी बनकर रह गई है। आप क्या चाहते हैं इसके द्वारा? आप आईएसआईएस को रिस्पेक्टेबिलिटी देना चाहते हैं कि आरएसएस की आलोचना करना चाहते हैं? इस देश में एक भी व्यक्ति पात्रा जी कांग्रेस इस के आलोचना को के बारे में और आईएसएस के बारे में क्या कह रहे हैं? मैं अपनी बात पूरा कर लूं, मैं अपनी बात पूरा कर लूं, मैं अपनी बात पूरा कर लूं, मैं अपनी रागिनी जी, राकेश जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। रागिनी जी, एक बार हम सबकी बात सुन लें। डॉक्टर जॉन दयाल भी, उनकी बात भी हमें सुननी है, उसके बाद हम बहस करेंगे, उसके बाद सबको मौका मिलेगा। जी राकेश जी बताइए प्लीज। मैं अपनी बात बताइए राकेश जी। मुझे इस बात की, इस हकीकत का मैं बयान कर रहा हूं कि तीन बयानों को मैं दे रहा हूं। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने एक बार सिम्मी से आरएसएस की तुलना कर दी, पूरे देश ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एक कांग्रेस के महासचिव हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने मुंबई में 26/11 की जो घटना घटी उसके लिए आरएसएस को दोषी ठहराने वाली पुस्तक का लोकार्पण करते हुए कहा कि आरएसएस इसके पीछे है। और आज कांग्रेस, मैं कहता हूं ये सोनिया गांधी का बयान है। यदि सोनिया गांधी माफी नहीं मांगती हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सोनिया गांधी आईएसआईएस की अनपेड एजेंट की तरह काम कर रही हैं। इस देश में आईएसआईएस की गतिविधियां बढ़ती हैं, तो इसके लिए सोनिया गांधी ये इटली की जो महारानी, इटली की महारानी कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहती है। भर्सना करता हूं, सोनिया गांधी को जिम्मेदार मानता हूं। सोनिया गांधी माफी मांगे, सोनिया गांधी को माफी मांगना होगा इस घटना के लिए, सोनिया गांधी को माफी मांगना होगा। सोनिया गांधी आईएसआईएस की प्री अनपेड एजेंट की तरह काम कर रही हैं।
नहीं चाहूंगी। आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से करने वाला संगठन आईएसआईएस को जमीन तैयार करने की एक पृष्ठभूमि प्रदान कर रहा है। इस देश की हकीकत में जो देश की विरासत है उस विरासत को मिटा देना चाहते हैं आप। कोई जवाब नहीं। आपने कांग्रेस को मिटा दिया, भारत को मिटाने का संकल्प लिया है। जो महिला, जिस महिला का भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में, भारत के राजनीतिक इतिहास में विश्वास नहीं है, मुझे दुख है कि कांग्रेस समाप्त हो रही है। अब कांग्रेस को समाप्त होते होते भारत पर आक्रमण कर रही है। अरे कांग्रेस मुक्त भारत तो सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि आज एक राष्ट्रीय पार्टी का पतन इस स्तर तक हो गया है। उस राष्ट्रीय पार्टी को आईएसआईएस का बैकग्राउंड नहीं मालूम है। इस पूरे विश्व में सोनिया गांधी क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं गुलाम नबी आजाद को नहीं, सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। सोनिया जी आए, माफी मांगे, बयान को वापस लें, गुलाम नबी आजाद पर कार्रवाई हो। इस तरह के बयान को हिंदुस्तान का एक व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। सोनिया गांधी जी को देश में की जनता से माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी अनपेड एजेंट हैं। सोनिया गांधी आईएसआईएस की अनपेड एजेंट की तरह काम कर रही हैं, बिना अनपेड एजेंट की तरह काम कर रही हैं। आरएसएस की तुलना आईएसआईएस से वही कर सकता है जो आईएसआईएस के अनपेड एजेंट की तरह आईएसआईएस की जमीन तैयार करने के लिए काम कर रही हैं। सोनिया गांधी माफी मांगे। सोनिया गांधी को माफी मांगना पड़ेगा इस देश में। छोड़ने के आरोप में बंद है कि नहीं है? क्या राष्ट्रद्रोही नागपुर में छुपे हुए हैं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। फिर से वैसे ही मैंने मुझे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि आपके एक मानसिक रूप से दिवालिया पार्टी और दिवालिया नेता ही आईआरएसएस की तुलना आईएसआईएस से कर सकता है। मानसिक दिवालियापन की सीमा को कांग्रेस पार कर चुकी है। गुलाम नबी आजाद और सोनिया गांधी के प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। संघ का एजेंडा हिडन रहता था, लेकिन जब से एक प्रचारक आप हमें नीचता और निष्ठा का परिभाषा मत बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए। राजनीति क्या होती है, राजनीतिक इतिहास क्या है, कांग्रेस का इतिहास क्या है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस का जो इतिहास था। रागिनी जी, अरे बात तो सुन, आप दोनों की बात नरेंद्र मोदी जी के लिए कहती आप दोनों की बात कोई नहीं सुन पा रहा है। हम रागिनी जी, राकेश जी दोनों से निवेदन करेंगे कि आप अपनी बात जरूर रखिए। अगर आप एक दूसरे को लगता है कि आपत्तिजनक बातें हैं, आप माफी मांगने की मांग कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन मुद्दे को आगे बढ़ाइए, चर्चा सार्थक कीजिए। रागिनी जी और राकेश जी, आप दोनों डॉक्टर जॉन दयाल से हम जरूर पूछेंगे बस सबसे कुछ ही देर में कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि दलित जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उस सम्मेलन में सांप्रदायिक सौहार्द पर बातचीत हुई, लेकिन ये सामाजिक संगठन राजनीतिक नेताओं को आमंत्रित करके अपना मंच उन्हें सौंप गया। ये चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर जॉन दयाल भी हैं जो खुद इस सम्मेलन में मौजूद थे। डॉक्टर दयाल, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलितों, मुसलमानों और ईसाइयों को देशद्रोही बताया जा रहा है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको बताया नहीं जा रहा? आप सुन नहीं रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं। आप आवाजें जो उठ रही हैं नेतागणों की, धर्मगुरुओं की, सांस्कृतिक संगठनों के नेताओं की, क्या कह रहे हैं वो लोग? किसको कह रहे हैं वो लोग? किसके ऊपर अंकित कर रहे हैं? बताइए तो आप बताइए ना, दो चार उदाहरण बताइए। नहीं, मैं क्या, साफ है सरकार के लोग, भाजपा के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, उदाहरण दीजिए, उनके साथ जुड़े हुए धर्मगुरु, आप बड़े सब एक उदाहरण क्यों दूंगा? आप हल्की बातें मत कीजिए। मैं उदाहरण क्यों दूंगा? क्यों? आप अनर्गल आरोप लगाएंगे? ये अमेरिका में नहीं है जहां आप टेस्टिमनी देते हैं भारत के खिलाफ। ये यूनिसेफ नहीं है, ये यूनिसेफ नहीं है, ये टेस्टिमनी आप देंगे। आपको उदाहरण देना होगा। बिना उदाहरण दिए हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। आप ये बताइए कि आरएसएस सांस्कृतिक ईसाइयों की सरकार को आदेश देने वाले आप हमारा कत्ल करेंगे क्या? प्रदेशों में आप हमको कैसे नहीं छोड़ेंगे? आप हमारा कत्ल करेंगे क्या? पुलिस से गुंडों को हमारे घर देंगे क्या? कैसे क्या छोड़ेंगे? क्या धमकी देते हैं? क्या धमकी देते हैं? आप मानसिक रूप से संतुलित होकर बात कीजिए। कौन कैसी धमकी देते हैं? कौन धमकी दे रहा है? कैसी धमकियां देते हैं? आपको मांगनी पड़ेगी। आपसे तो मैंने पूछा 4 उदाहरण बताइए। आप अभी आप संतुलित नहीं हैं, आप असंतुलित होकर बात कर रहे हैं।
आप बताइए, 4 उदाहरण तो बताइए, किस दलित को हमने कहा, किस मुसलमान को कहा, किस ईसाई को कहें? आपको अपनी जुबान की, कौन सी जुबान? यहाँ कौन सी जुबान? चौंडियाल साहब, अमेरिका जाकर आप क्या टेस्टिमनी देते हैं? अमेरिका में जाकर क्या टेस्टिमनी देते हैं? अमेरिका जाके मैं सच क्या बोलता हूँ, भारत के खिलाफ आपने क्या टेस्टिमनी दिया है? माफी मांगिए सेना साहब, यूनिसेफ में आप क्या करते हैं? आपको ये शोभा नहीं देता, आप माफी मांगिए, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये आरएसएस को बदनाम करने के लिए आपके पास शब्द नहीं है, आज आप पकड़े गए, आज आप पकड़े गए। ये जमीयत हिंद का स्टेज नहीं है, ये आज तक चैनल है। यहाँ तथ्यात्मक बात कीजिए, किस बात का माफी आप मांगिए? आपने देश को बदनाम करने का काम किया है। अमेरिका में जाकर, यूनिसेफ में जाकर आपने भारत के खिलाफ ये माफी नहीं मांगेंगे। राकेश जी, रागिनी जी, जॉन साहब, अच्छा एक सेकेंड दोस्तों, आप प्लीज बात हाँ, संबित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। डॉक्टर जॉन आपके पास आ रहे हैं। राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद डॉक्टर संबित पात्रा के पास आ रहे हैं। क्यों मैंने डॉक्टर जॉन आप ही का जवाब ले रहे हैं हम उनसे। मैं इतना ही कह रहा हूं, इन्होंने कहा आरएसएस ने दलितों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को एंटी नेशनल कहा। अभी नुमानी साहब बैठे हुए हैं, नुमानी साहब ने कहा राष्ट्रवाद पर हमारे और राकेश जी के बीच बहुत अंतर नहीं है दृष्टिकोण में। और जॉन दयाल साहब उस मंच पर जाकर कहते हैं इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, और 4 उदाहरण मैं पूछ रहा हूं, एक उदाहरण तो जॉन दयाल साहब दे दीजिए। भारत के एक उदाहरण दूं आपको, एक उदाहरण दीजिए। आपके ऑर्गेनाइजर, आप यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजर और 5 जने लाके रखूं क्या? कौन सा आप बताइए तो, तथ्यात्मक बात कहिए। आप कह रहे हैं, अरे आप अमेरिका में जाकर क्या बोलते हैं? भारत की बदनामी कराते हैं। अरे अमेरिका जाते हैं। अरे हम 50 बच्चे पैदा करने की बात करते, आपको ये भारत किसकी बुराई हो गई? संघ कराता है। आप यूनिसेफ में आपने क्या कहा बताइए, आज तक के चैनल पर बताइए। यूनिसेफ में आपने क्या टेस्टिमनी दिया? मैं जानना चाहता हूं, यूनिसेफ भारत हिंदुस्तान की जनता से जानना चाहती है कि यूनिसेफ में जाकर आपने भारत के खिलाफ क्या कहा? आप बताइए, भारत को तोड़ने की बात यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम करती है। आप वेटिकन के प्रति आपकी लॉयल्टी है कि नई दिल्ली के प्रति लॉयल्टी है? आप मुझे बताइए। अरे आरएसएस तो छोड़ दीजिए, आप बताइए कि आपकी लॉयल्टी वेटिकन के प्रति है कि नई दिल्ली के प्रति? हमारी लॉयल्टी तो नई दिल्ली के प्रति है, नागपुर के प्रति नहीं है। हम पहले देश मानते हैं, फिर संगठन मानते हैं। मेरे पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है। मेरे पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, लॉयल्टी का वेटिकन का पासपोर्ट नहीं है। मैं तो जो सवाल खड़ा किया आपके एनआरआई के पास किसका पासपोर्ट है? आपकी लॉयल्टी वेटिकन के प्रति है कि नई दिल्ली के प्रति है? मैं नागपुर के प्रति लॉयल्टी नहीं मांग रहा हूं, मैं नई दिल्ली की बात कर रहा हूं। किस देश का पासपोर्ट है? आपके एनआरआई के पास किस देश का पासपोर्ट? और आप बताइए। अरे मैंने आपसे 4 उदाहरण पूछा, क्या बताइए कहां पर आरएसएस ने कहा ये देशद्रोही है? मेरा भारत जन्मभूमि है, और मेरी भारत माफी मांगो। जन्मभूमि है, भारत माता की जय कहना इससे ज्यादा नहीं है। आपको माफी मांगनी भूमि तो सबों की है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आप 4 उदाहरण बताइए किस बात की भारत माता की जय कहने के लिए? आपके दोस्त छोड़ देते हैं। भारत माता की जय तो कह दीजिए, आप भारत माता की जय कह दीजिए। मैं शुक्रगुजार रहूंगा। भारत देश मेरा है, लीजिए। भारत देश कहते क्यों कहूं? मेरा देश है, भारत देख लिया, आपका देश नहीं है, आज मेरा देश है। के सामने आज राकेश जी, ये मेरा देश है। डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर संबित, अरे मेरा देश, राकेश जी एक सेकंड, भारत माता की जय मेरा देश है, मेरा अच्छा देश संबित जी, डॉक्टर जॉन, भारत की सेना यही भारत माता की जय। राकेश जी सर और लोगों को भी इन्वॉल्व कर लें। राकेश जी और लोगों को भी इन्वॉल्व कर लें। नोमानी साहब आपके पास आए उससे पहले डॉक्टर संबित पात्रा। डॉक्टर संबित, ऐसा क्यों लगता है डॉक्टर नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिएगा रागिनी जी, जरूर दीजिएगा। बहुत देर से नोमानी साहब और डॉक्टर संबित पात्रा ने कुछ नहीं कहा है, हमारे हैं रागिनी जी आपके पास। डॉक्टर संबित पात्रा, क्यों डॉक्टर जॉन दयाल को यह लगता है कि ईसाइयों को, मुसलमानों को, दलितों को देशद्रोही सरकार बता रही है? सैयद साहब, आपको लगता है कि हम आपको देशद्रोही बता रहे हैं? नहीं, आप मुझे शामिल मत कीजिए डॉक्टर पात्रा।
आप उनकी बात का प्लीज उनकी बात का जवाब दीजिए। और ये क्या ये अविश्वास है सरकार के प्रति, तो ये अविश्वास क्यों है डॉक्टर पात्रा? आप ध्यान से, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मुसलमानों को एंटी नेशनल कह रहे हैं, क्या कभी भी आपको ऐसा लगा? हम तो आपको अपने भाई से ज्यादा मानते हैं, कभी हमने आप में पार्थक्यता देखा ही नहीं, तो उत्तर तो मिल ही गया यहीं पर। खैर छोड़िए, मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, 10 सेकंड लूंगा। कल अगर देखिए, आप एक बड़ा चैनल है, आप एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, कल आपने पाकिस्तान के अगर न्यूज चैनलों को देखा होगा, क्योंकि मैंने देखा, उनका हेडलाइन क्या था पता है? कल पूरे दिन उनका हेडलाइन चला है कि हिंदुस्तान के लोग खुद मानते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी रेपिस्ट है, वो रेप करती है कश्मीर में, राहुल गांधी उनको समर्थन करते हैं। मतलब जिन लोगों ने ऐसा कहा, राहुल गांधी उनका समर्थन करते हैं। कन्हैया, खालिद, ये लोग जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी रेपिस्ट है, राहुल गांधी जाके उनके साथ खड़े होते हैं। ये पाकिस्तान चैनल का हेडलाइन न्यूज है। मैं इसका जवाब देना मैं तो कहूंगा राकेश, एक सेकंड कंप्लीट कर लूं। राकेश सिन्हा जी ने कम कहा, उन्होंने कहा अनपेड एजेंट है। राकेश सिन्हा जी, आप भोले भाले हैं, गांधी फैमिली हमेशा पेड एजेंट होती है, वो अनपेड एजेंट हो ही नहीं सकती है। बिना पैसे के तो वो एक कदम आगे नहीं बढ़ती है। सोनिया गांधी जी पेड एजेंट है, ISIS की अनपेड एजेंट। रागिनी जी, नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह व्यक्ति आपको एजेंट नहीं दिखेगा संघ का, जो कि सरकारी तख्ते पर बैठ के संघ के फरमानों को पूरा कर रहा है देश में। अरे बाटला हाउस एनकाउंटर में रोना धोना, बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे जाते हैं तो छाती पीट पीट के रोना, ये सोनिया गांधी जी करती है कि नहीं करती है? आप बताइए। ये पेड एजेंट का काम है, अनपेड एजेंट का काम नहीं है। जब छाती पीट पीट के रोती है सोनिया गांधी, जब आतंकवादी मारे जाते हैं, सलमान खुर्शीद बोलते हैं, और कांग्रेस दर्पण ने बोला है, खुद कांग्रेस दर्शन ने लिखा है कि वो मुसोलिनी की परिवार की है, वो आदरणीय मुसोलिनी के परिवार की है आदरणीय सोनिया गांधी जी, खुद ये कांग्रेस कहती है। ओसामा बिन लाडेन आपके लिए ओसामा बिन लाडेन जी है, इशरत जहान आपके लिए पूरी जहान है, और आप मुझे बोल रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ? ढोल गवार, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो मैं जानता हूँ राष्ट्रद्रोही लोग सब परेशान हैं, मत परेशान होइए, शांत हो जाइए। वो अनपेड हो ही नहीं सकते, पेड एजेंट आप है, पेड एजेंट, वो पेड एजेंट है, पेड एजेंट। अनपेड गांधी फैमिली कुछ भी नहीं करती है। मांगनी पड़ेगी आपको, माफी मांगनी पड़ेगी। आप गांधी परिवार इस देश के शीर्ष, इस देश के बहुत बड़े, अरे सलमान खुर्शीद ने कहा, भैया सलमान खुर्शीद ने कहा है, जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी जी को नींद नहीं आती है, सोनिया गांधी जी कई दिनों तक रोती रहती है। ये मैंने थोड़ी कहा है मोदी जी को हटाना है, ये सोनिया जी के कहने पर मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में कह रहे थे, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अफजल गुरु जी, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ISIS करती है और इसी तरीके की बात RSS करती है कि बाकी पूरे लोगों ये देखिए ISIS के सारे एजेंट क्या कह रहे हैं। देखिए की बात करें, ये ISIS के स्पोक्स पर्सन है सारे, आप पर्सनल, ये सारे ISIS के स्पोक्स पर्सन है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं उनके, हाँ, हम एजेंट हैं, कोई बुराई नहीं है। हम एक राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन के एजेंट हैं, हमें कोई बुराई नहीं है। आप ISIS के एजेंट है, उसमें आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। ललित मोदी को आप ला नहीं पाए, दाऊद को पकड़ने का आप वादा करते रहे, और आप दूसरों को जैसे ही एजेंट पकड़े गए हैं कैसे हो रहे हैं। देखिए संबित पात्रा जी, सैयद साहब देखिए, जैसे ही एंटी नेशनल पकड़े जाते हैं ऐसा ही होता है। राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद की बात करते हुए देश में जैसे ही एंटी नेशनल पकड़े जाते हैं इसी प्रकार का रिएक्शन होता है। आपको भी शर्म आनी चाहिए। रागिनी जी, आप इस देश में ध्रुवीकरण। कलाबोल में हमने अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा, उसके ढेर सारे जवाब हमारे पास आए हैं। फायदे के लिए देशद्रोह को क्या मुद्दा बनाया जा रहा है? हाँ, 71% हमारे दर्शक कहते हैं कि बिल्कुल ये सही है, 29% का मानना है नहीं। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में और खबरों के साथ हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।